हेलो, गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। माई सेल्फ नरेंद्र। और स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के आपके टॉपिक्स जो कंटिन्यूस चल रहे हैं उसमें। और उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब जो आज करने वाले हैं इमरजेंसी। और ये सब जो इनिशिएटिव चल रहा है पूरा वो है विद्या प्लस का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पर पूरी पढ़ाई चल रही है अपनी। तो आपको उसमें इन फ्यूचर नेक्स्ट चीज़ आगे उस पर और आगे बढ़ाते हैं उस बात को। तो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है अपनी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो हैं आपके इमरजेंसी प्रोविजंस कि इमरजेंसी में कैसे क्या है पूरा, या इमरजेंसी के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात इन सिंपल में आपको बताऊं तो इमरजेंसी जो है वो आपको बेसिकली चीज पता है, तीन तरह की होती है आपकी। पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी है एक है आपकी स्टेट इमरजेंसी। सेकंड जो है आपकी स्टेट इमरजेंसी, सेकंड जो है आपकी, एंड थर्ड जो है स्टेट इमरजेंसी को ये आपकी प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। इसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इसको, स्टेट वाली को। स्टेट इमरजेंसी को ही आपके प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल ये सेकंड है आपकी। एंड थर्ड आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। थर्ड जो है वो आपकी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। बहुत बेसिक सी बात, ये जो है आपके आर्टिकल 352 में दे रखी है, ये आपके आर्टिकल 356 में दे रखी है, ये 360 में दे रखी है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग है कि ये चार चार के गैप में दे रखी है, ज़्यादा गैप नहीं है। अच्छी बात है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि चार का ही गैप है बस दोनों आर्टिकल्स में। आपके जो तीनों इमरजेंसी उनमें चार चार गैप है, बस एक याद कर लो 352, उसके बाद चार जोड़ लो, फिर चार जोड़ लो। बहुत सिंपल सी बात आपको। तो अब एक एक को पढ़ते हैं, इमरजेंसी कैसे क्या है पूरा सब कुछ। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज निकल के जो आती है वो आती है आपकी कि ये जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं ये कहाँ से क्या लिए गए हैं। तो आपको देखो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है आपका पहली चीज जो आती है वो है कि इमरजेंसी प्रोविजंस लिए कहाँ से गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस लिए कहाँ से गए हैं। तो आपकी जो पहली बात है वो आपको पता होना चाहिए, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे लिए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। पहली बात। दूसरी बात, अब कई बार किताबों में दे रखा है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी से लिए गए। नहीं, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन नहीं लिए गए। हमने जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जर्मनी से क्या लिया है हमने, जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया है हमने। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया है हमने, ये जर्मनी का है। इसको इस तरह ही लिखना आपको, इट वुड बी मोर बेटर फॉर यू। जर्मनी से लिया है। और इसमें क्या लिया है हमने जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होता है, आपको पता है ना फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी टाइम पे, वो हमने यहां से लिया है। तो आपको ये दोनों बातें क्लियरली पता होनी चाहिए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके सवाल आते हैं इस रिलेटेड। अब आते हैं सबसे बेसिक बात पे, इमरजेंसी को एक एक इमरजेंसी को पढ़ते हैं आपके बिल्कुल कि उसमें कैसे क्या दे रखा है वो सब चीजें। तो देखो पहली इमरजेंसी जो है वो है आपकी नेशनल इमरजेंसी। ये आपकी फर्स्ट नंबर की है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352। पहली चीज
नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए कंडीशंस क्या दे रखी हैं? इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो हैं, देखो इंटरनल से कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल वॉर स्लैश अग्रेशन, या फिर दूसरी चीज जो दे रखी है, दूसरी कंडीशन वो है आपकी आर्म्ड रिवेलियन, यानी लोगों ने विद्रोह कर दिया हो, सशस्त्र विद्रोह, या फिर बाहर से कोई अटैक हो गया, किसी और कंट्री ने आप अटैक कर दिया, दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया अपने को। ये दो कंडीशन होती हैं आपके यहां पे इमरजेंसी लगाने के लिए। सिंपल सी बात। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आती है इसमें कि इमरजेंसी लगेगी कैसे, उसके लिए प्रोसीजर क्या है, वो सब चीजें। और सवाल भी देखो वहीं से बनता है, जो क्वेश्चन भी बनेगा ना वो वहीं से बनेगा। तो अगली बात आती है इसके लिए कंडीशन क्या है। देखो आपको पता है बेसिक सी बात कि आपके यहाँ दो सिस्टम है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है आपकी। तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए पहली कंडीशन तो क्या चाहिए आपको कि जो यूनियन कैबिनेट है उसका यूनियन कैबिनेट्स रिटर्न अप्रूवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिटर्न अप्रूवल चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी ओरली बोल दिया और इमरजेंसी लग गई, ओरली नहीं लगती इमरजेंसी। क्योंकि 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जो हुआ था उस टाइम यही था कि उन्होंने ओरली उसको बोल दिया और यूनियन कैबिनेट ने साइन नहीं करके दिया था पूरा। इंदिरा गांधी ने बोल दिया, इट मींस यूनियन कैबिनेट ने बोल दिया, सब माना गया उस टाइम और उन्होंने लगा दी थी। इस चीज का जो ये वाला जो प्रोविजन है ये ऐड किया गया आपका, कब किया गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया आपका 1978 के अंदर, 44th जो आया आपका। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है। तो यूनियन कैबिनेट का रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए और राष्ट्रपति लगाते हैं इमरजेंसी, ठीक है। अब आते हैं इसकी कंडीशंस पे जो सवाल बनते हैं। देखो अब समझना ढंग से, अब इंपॉर्टेंट चीजें जो बताने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें, वो ये कि राज्यसभा जो है वो आपका परमानेंट चैम्बर है। राज्यसभा आपका कभी भी जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, ये आपको अच्छी तरह पता है, बहुत बेसिक सी बात है, अपन ने करी हुई डिस्कस पहले। लेकिन लोकसभा जो है वो परमानेंट नहीं है, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती रहती है या उसका जो डिसोल्यूशन होता रहता है। अब मान लीजिए अगर दोनों हाउस सेशन में है, आपका लोकसभा सेशन में, राज्यसभा सेशन में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, तब तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कैसी भी, फिर तो कोई इशू है नहीं अपने को कैसा भी। पहली कंडीशन ये हुई कि लोकसभा सेशन में, राज्यसभा सेशन में उन्होंने दोनों ने पास कर दिया और हो जाएगा। बट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस व्हेन लोकसभा इज नॉट इन द सेशन, तो उस टाइम पे क्या होगा, चीजें उस टाइम कैसे काम करेंगी। तो राज्यसभा सेशन में, राज्यसभा ने पास कर दिया, अगर लोकसभा सेशन में ये नहीं है तो लोकसभा जब भी बैठती है, जैसे ही उसकी मीटिंग स्टार्ट होती है, उसके अंदर जैसे ही लोकसभा मिलती है उसके अंदर वो विद इन 30 डेज उसको पास करवाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो 30 दिन के अंदर पास होनी चाहिए। प्लस दूसरी चीज, इस दौरान में जब लोकसभा सेशन में नहीं थी उस टाइम राज्यसभा से वो पास होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आप कि वो जो है वो राज्यसभा से पास होना चाहिए। अगर राज्यसभा से वो पास नहीं होता तो वो अप्रूवल नहीं माना जाएगा, पहली चीज। तो आपको चीज समझ में आ गई, अगर दोनों सेशन में तो कोई इशू नहीं है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको पास करने के लिए दोनों हाउस से इंडिविजुअल पास होनी चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से, दोनों से अलग अलग पास होनी चाहिए। और पास होने के लिए जो है वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इसको। अब देखो भैया स्पेशल मेजोरिटी क्या है, मतलब कि अब अगला फंडा आता है कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है, ये समझ में नहीं आया अपने को। तो स्पेशल मेजोरिटी का फंडा सिंपल सा इतना है जो आपको बताए हैं, तो चीज चलती है वो ऐसे है। स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशन होती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज मेजोरिटी ऑफ 50% + 1। 50% + 1 का मतलब ही सिंपल सा ये होता है कि टोटल हाउस का सिंपल मेजोरिटी, पहली चीज चाहिए आपको, इसको इसी को बोलते हैं अपन सिंपल मेजोरिटी। अब आती है दूसरी बात
कि जितने लोग हाउस में प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए होता है आपको। जितने लोग हाउस के अंदर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए होता है। यानी कि दूसरी कंडीशन क्या होगी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं, अब इनको समझते हैं कंडीशंस में। जैसे एक कंडीशन मान लीजिए ऐसा हुआ, एक हाउस में 100 लोग हैं टोटल और 100 के 100 प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं आपके। तो 100 में पहली कंडीशन क्या हुई, 51, और दूसरी कंडीशन क्या हुई, 66। तो अगर 66 लोग अप्रूवल दे देंगे तो वो हो जाएगा इन केस ऑफ, अगर 100 टोटल मेंबर हैं तो, अगर टोटल मेंबर 100 हैं और 100 के 100 आपके वोट कर रहे हैं, बट मान लिया जाए कि टोटल मेंबरशिप तो 100 है। देखो सेकंड कंडीशन, टोटल मेंबरशिप 100 है बट उसमें से 90 ही प्रेजेंट थे उस दिन। देखो समझना इस चीज को कि उस दिन 90 ही प्रेजेंट थे, 100% नहीं थे। अगर 90 ही प्रेजेंट है उस दिन, टोटल मेंबरशिप 100 है बट 90% है, तो उसका 2/3 कितना होगा, 60 होगा। तो 60 में भी वो बिल पास हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो फर्क, ये बेसिक बात समझ में आई अपने को, समझ गए ना इसको, प्रेजेंट एंड वोटिंग का है ना। ठीक है, ये 2/3 मेजोरिटी होती है और 2/3 मेजोरिटी आपके दोनों हाउस की चाहिए होती है इनको। तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउस से, सिंपल सी बात। और विद इन 1 मंथ होना चाहिए। जैसे ही इसको राष्ट्रपति, देखो होता क्या है, ये आपकी एक लोकसभा है, ये इधर राज्यसभा है। जैसे ही इमरजेंसी लग गई, तो इमरजेंसी लगाने के लिए तो यूनियन कैबिनेट चाहिए, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति ने साइन, प्रधानमंत्री ने साइन किया और यूनियन कैबिनेट ने साइन किया और साइन करके राष्ट्रपति को दे दिया, और राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन 1 महीने के अंदर आप लोग को अप्रूवल चाहिए होता है, विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ अप्रूवल चाहिए होता है। ये चीज पहले 2 मंथ थी, पहले 2 मंथ हुआ करती थी, लेकिन उसको अब 1 मंथ किया गया है बाद में ना। अब वो चीज इस तरह नहीं है। तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं। अब जो एक चीज है, तो अब जो है वो 1 मंथ है यहां पे ना, तो विद इन 1 मंथ है ना। अब आगे बढ़ते, तो जैसे ही उसको लगाया गया उसके 1 महीने के अंदर वो पास होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए उसका। अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगी, फिर वो जो प्रोक्लेमेशन था वो बंद हो जाएगा या इमरजेंसी नहीं रहेगी। इमरजेंसी सीजेज वो बंद हो जाती है, वो सीज हो जाती है वो ना। ठीक है, विद इन 1 मंथ होना चाहिए। दूसरी बात, रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए। अपने देख लिया यूनियन कैबिनेट का, यूनियन कैबिनेट का रिटर्न अप्रूवल, ये वाली बात देख ली अपन ने, रिटर्न में होना चाहिए यूनियन कैबिनेट, है ना, रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें, देखो ये कंडीशन पहले 1 की जगह 2 हुआ करती थी, 2 मंथ्स थी। कब, 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले पहले, और ये भी पहले रिटर्न अप्रूवल नहीं था। ये दोनों ही चीज आपकी जो है वो बदलाव किए गए। देखो साथ में लिख लेना भैया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें दोनों में बदलाव किए गए उस टाइम पे ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में ये दोनों ही चीज चेंज की गई थी। और इसमें वो एक्सटर्नल वॉर वाला जो था, उसके बाद जो आर्म्ड रिवेलियन है, पहले उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस था वो उसकी जगह, तो अब उसको आर्म्ड रिवेलियन कर दिया। तो ये चीजें 3-4 चीजें चेंज करी गई हैं इसमें, ये लग गई। तो आपको समझ में आया कि लेवल बेसिक में राज्यसभा से वो पास हो जाना चाहिए, उसके बाद ही लोकसभा जो है वो उसको अप्रूव कर पाएगी, है ना। चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब आती है बात, इसके बाद इतना अपना हो गया, इसको लग गया। इसके लगने से फर्क क्या पड़ता है, इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लगा दी हमने, अब लगने से फर्क क्या पड़ता है, इंपैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा इमरजेंसी लगने का। तो इमरजेंसी लगने का जो इंपैक्ट होगा या इफेक्ट होगा वो होगा, पहला जो आपका आर्टिकल 358 है। तो आपने सिंपल सी बात बताता हूं, उससे पहले एक चीज पढ़ते हैं सिंपल सी। आपने इससे पहले एक चीज सिंपल सी पढ़ी होगी कि जब कभी इमरजेंसी लगती है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सरकार ले लेती है, या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं रहते लोगों के। सही बात है, लेकिन क्या कभी उसको डीप में पढ़ा है, या उसको डीप में ऐसा कब हो रहा है, या कहां दे रखा है संविधान में,
ये नहीं दे रखा होता सब जगह, तो उसको अपन डीप में पढ़ते हैं। वो ये कि आपका जो आर्टिकल 358 है वो क्लियरली ये बोलता है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर वो वॉयलेट हो सकता है, यानी आर्टिकल 19 को सरकार आपसे ले लेगी, यानी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आपसे सरकार ले लेगी आपका। बहुत सिंपल सी बात, बिल्कुल जो बेसिक सी बात है वो आपका आर्टिकल 19 आपसे ले लेगी। ये 358 में बोलते हैं। आर्टिकल 359 ये बोलता है ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर ओवरटेकन बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। जो आपके आर्टिकल 20 एंड 21 है ना भैया, इन दो के अलावा आपके सारे आर्टिकल्स को सरकार ले लेती है आपसे। इसमें है कि आर्टिकल 19 को ले लेगी आपसे, इसमें सिर्फ 20 और 21 ही रहेंगे। यहाँ पे जो 20 और 21 आर्टिकल हैं आपके 20 एंड 21 जो आर्टिकल्स हैं, बस ये दो आर्टिकल रहेंगे, इनके अलावा सारे आर्टिकल चले जाएंगे। 20 एंड 21 समझ रहे हैं अपन इस चीज को? बहुत बेसिक सी बात अपन समझ रहे हैं इस चीज को, कोई इशू नहीं है इसमें कैसा भी। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है आपकी वो ये, तो ये इन दोनों आर्टिकल्स का समझ पा रहे हो आप, 350 और 359 का, है ना। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज जो अपनी आगे आती है वो ये कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो गया। देखो ये वाली चीज ली है हमने, ये जो चीज है ना दोनों ये लिए हमने जर्मनी से। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो अपन डिस्कस कर रहे थे अभी, वो ये दोनों चीज लिखी हैं। बाकी सब चीजें हमारे संविधान में पहले से थी। 1935 जो आर्टिकल है, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें पहले से थी, बस ये दोनों चीजें हमने वहां से ली हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद फर्क क्या पड़ता है, कि इसका फर्क क्या पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे या उस पे सिस्टम पे। तो फर्क ये पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट है या जो लोकसभा है आपकी, तो लोकसभा का जो टेन्योर है, लोकसभा का टेन्योर जो है ना उसको मे बी इंक्रीज बाय 1 ईयर, 1 साल बढ़ा सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, लोकसभा का टेन्योर अभी कितना होता है, 5 साल है अभी, आज की डेट में 5 ईयर्स है ना, इसको बढ़ा के 6 साल कर सकते हैं। 1 साल के लिए कर सकते हैं, नहीं 5+1 हो जाएगा, 5+1 हो जाता है वो, 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं एट ए टाइम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं इसको, है ना। तो एक तो ये चीज हो जाती है पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोकसभा है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। सरकार फंक्शनिंग में रहेगी, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं सारी, यानी कि जुडिशरी वगैरह वो सब काम कर रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, बट जो सरकार है उसको अब हटा नहीं सकते। सिंपल सी बात ये, यानी जब जब इमरजेंसी लगी हुई है तब आपके चुनाव नहीं होंगे। आप समझ पा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, कैसे भी कोई भी किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं होंगे देश में, किसी भी तरह के कोई भी लेवल के, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो नहीं होंगे आपके, लोकसभा राज्यसभा चुनाव नहीं होंगे कैसे भी। तो जो जब मंत्री बना हुआ है वो वैसा वैसा रहेगा, सरकार नहीं गिर सकती, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह नहीं आ सकता, सेंसर मोशन नहीं आ सकता, एडजमेंट मोशन नहीं आ सकता। वो सब डीप में पढ़ेंगे अपन, बताएंगे जब पार्लियामेंट करेंगे पूरा, उसमें डीप में कर रहे होंगे, बट एक लेवल पे चुनाव नहीं होंगे आपको, सिंपल सी बात ये है। अब आते हैं इससे और अगली चीज जो है कि ये सब लग गया, इमरजेंसी लगा दिया आपने, इसको 2/3 मेजोरिटी से लग गई, इसको हटाएंगे कैसे। तो हटाने का प्रोविजन क्या है कि जो लोकसभा है इसको हटाने के लिए, रिमूवल के लिए, लोकसभा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अगर कोई मोशन पास कर दे, देखो ध्यान रखना है इसमें सिंपल मेजोरिटी बोल रहा हूं यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें। हटाने के लिए, रिमूवल के लिए लोकसभा जो है वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको हटाना है तो। और लगाने के लिए जो था हमें वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, बिल्कुल सिंपल सी बात। और इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, उसके लिए कोई टेन्योर फिक्स नहीं है या उसको ऐसा कोई वो नहीं है।
बट इसमें एक प्रोविजन दे रखा है, एक प्रोविजन और दे रखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो रहा है कि आपके जो इसमें जो वो चीज चल रही है आपकी जो हो रहा है, मतलब कि अपन जो क्लास ले रहे हैं यहां पे, जस्ट अ सेकंड, हेलो भाई क्लास ले रहा हूँ तो उधर बात करता हूँ ना। तो आपकी जो अपन जो ये क्लास ये जो कर रहे हैं इसमें सिंपल सी बात जो आपकी ये जो है सिंपल मेजोरिटी होती है आपकी लोकसभा के अंदर, बट इन केस अगर आपके दूसरा प्रोविजन जो इसके रिलेटेड दे रखा है, वो एक प्रोविजन दे रखा है, वो ये दे रखा है कि लोकसभा के अगर 10% मेंबर्स, अगर 10% मेंबर्स लोकसभा के राष्ट्रपति को ये बोले कि सर इमरजेंसी जो है उसकी अब जरूरत नहीं है, उसको एज सच उसकी नीड नहीं है, उसको हटा सकते हैं अब, तो अगर वो ऐसा बोलेंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को 14 डेज के अंदर अंदर लोकसभा की मीटिंग करानी पड़ेगी और उसमें वो प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य, राष्ट्रपति को बाध्य करना पड़ेगा लोकसभा को, या तो उसको हटा दें। बट अगर लोकसभा के 10% एमपी मेंबर्स ऑफ लोकसभा है यहां पे ना, तो लोकसभा के अगर 10% मेंबर जो हैं वो अगर राष्ट्रपति को लिख के दें इस चीज को, बोलें कि भैया कि सर इसको हटा दीजिए या हमें इमरजेंसी की अब एज सच नीड नहीं है, तो फिर 14 डेज का नोटिस देके उसको लोकसभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें उसके लिए मोशन लाना पड़ेगा। मोशन वही वापस सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अब अगली चीज आती है, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे वो ये कि यहां तक बात क्लियर हो गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी, इसको लगा दिया हटा दिया वो सब चीज हो गई। तो आपको एक लेवल पे नेशनल इमरजेंसी की जो प्रोविजंस है वो सारे अपने को समझ में आ गए। इसमें 352 समझ में आ गया, 58, 59 जो आर्टिकल्स हैं उनका कैसे यूज हो रहा है, कैसे क्या चीज चल रही है वो आती है। और पूरी चीज आपको राष्ट्रपति के जो हैं वो सिर्फ साइन करते हैं उस पर, पहले ओरल था अब रिटर्न कर दिया उसको, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है। अब आती है इसके बाद जो अगली चीज है वो आता है आपका सेकंड स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल है ना, अगली चीज जो आती है आपकी निकल के वो है प्रेसिडेंट रूल। अब देखो प्रेसिडेंट रूल में क्या है, आर्टिकल कौन सा है 356, आर्टिकल 356 है अपना प्रेसिडेंट रूल का। अगली चीज जो करेंगे अपन इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। तो आपके जो आर्टिकल 355 है, देखो इनको ध्यान रखना जो सारे अपन डीप में पढ़ रहे हैं अभी। 355 जो आर्टिकल है ना वो आपका क्लियरली ये बोलता है कि सेंटर गवर्नमेंट जो है, जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, यूनियन गवर्नमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है, सेंटर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को मैंडेट रखे, बनाए रखे वो उसको, ये सेंटर की जिम्मेदारी है। सेंटर जो इस चीज को चेक करेगा। 355 दे रखा है। और आर्टिकल जो 356 में तो आपका ये आ ही जाता है। जो दूसरा आता है आपका आर्टिकल वो है आपका आर्टिकल 365। उसमें क्या है कि गवर्नर जो हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग होते हैं जो स्टेट में काम करते हैं, जो राष्ट्रपति के उसमें काम करता है, जैसे राष्ट्रपति सेंटर में काम कर रहा है वैसे गवर्नर स्टेट में काम कर रहा है। तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है नहीं कर रही। These are the constitutional machinery in the state is working according to the provisions of constitution or not. उस मैंडेट को चेक करना ये उसकी जिम्मेदारी है। आप समझ पा रहे हो दोनों में फर्क। 355 में सेंटर की जिम्मेदारी है कि स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकारें चलनी चाहिए। जो भी राज्य सरकारें चल रही हैं देश के अंदर वो संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, संविधान के प्रोविजन के हिसाब से चलनी चाहिए। 365 में गवर्नर एक रिपोर्ट बना के देते हैं आपके किसको, राष्ट्रपति को। गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट बना के देते हैं आपके राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और उस रिपोर्ट में जो है वो यही करते हैं कि भैया जो सरकार चल रही है राज्य के अंदर वो सरकार संविधान के अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही। तो सिंपल सी बात। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगता है
तब उसमें इसका जिक्र होता है प्रेसिडेंट की रिपोर्ट, गवर्नर की रिपोर्ट का, 365 आर्टिकल का। बट इंपॉर्टेंट बात, जो लाइन देखो यूपीएससी है भैया, सवाल कहीं से भी आएगा और वो डीप में आएगा। अब वो यूपीएससी रिपीट नहीं करती क्वेश्चंस को ना, और जो अपन ने पढ़ लिया ना उसके बाद अपने को डीप में आईएएस पेपर दे लेना, उसमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं जाएगा कई बार। तो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो लिखना क्लियरली अपने उसमें, कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसमें राष्ट्रपति गवर्नर की रिपोर्ट मिले या ना मिले फिर भी लगा सकता है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द गवर्नर्स रिपोर्ट, ही में प्रोक्लेम द प्रेसिडेंट रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट ऑल्सो। समझ में आ रही है बात क्लियरली? अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी, मान लो किसी पर्टिकुलर एक्स राज्य में लगाना है उसको, तो उस एक्स राज्य में लगाने के लिए गवर्नर 365 के अंदर रिपोर्ट दे तो अच्छी बात है। अगर रिपोर्ट नहीं दे तो वो आर्टिकल 355 का यूज करके भी लगा सकता है, 356 को लगा सकता है। 356 में तो है प्रेसिडेंट रूल का लगना, कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे हम, 356 में है वो, राष्ट्रपति शासन लग गया। और 355 में है कि केंद्र, उसके जिम्मेदारी है केंद्र की वो चेक करे। 65 में गवर्नर साहब रिपोर्ट भेजते हैं। तो इनको क्लियरली जैसे बताया जा रहा है वैसे ही लिखना, आपको वही चीज उस तरह ही समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो अगर एक्स राज्य है, कोई पर्टिकुलर राज्य, उसमें अगर राष्ट्रपति को लगानी है तो जरूरी नहीं है कि उसमें 365 का यूज करे वो। 365 के थ्रू उसके पास रिपोर्ट है गवर्नर की तो ठीक है, बट अगर इन केस नहीं है तो भी वो राष्ट्रपति जो है वो लगा सकता है इसको। उसके लिए वो बाउंडेड नहीं है, बाध्य नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज को, कि वो गवर्नर की रिपोर्ट को वो करे। क्योंकि यूपीएससी सवाल ये लिखती है उसमें, बाउंड और नॉट, ही इज बाउंड, तो वो नहीं है बाउंड, ध्यान रखना। तो वो बाध्यकारी नहीं है, ये क्लियर लिख लेना इस चीज को, है ना? समझ में आई ये चीज? और ऐसा होते ही वो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। अब देखो सेम वही चीज कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कंडीशन क्या है। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए कंडीशन थी आपकी 2/3 मेजोरिटी। यहां पे भी सेम वही है कि लोकसभा और राज्यसभा दो हैं आपके, बट यहां मेजोरिटी जो है ना वो आपकी सिंपल मेजोरिटी है। तो पहली चीज में फर्क क्या आ गया, यहां सिंपल मेजोरिटी है आपकी, यहां पे सिंपल मेजोरिटी है, मतलब कि 50% +1। बिल्कुल बेसिक फर्क जो है वो यही है आपका। सेम वही कंडीशन है दोनों चीजें। राज्यसभा पूरे टाइम रहती है, तो राज्यसभा उसको पास कर दे, प्रेसिडेंट रूल लगाने के अंदर अंदर राज्यसभा पास कर दे उसको, और जैसे ही लोकसभा की मीटिंग हो उसको लोकसभा विदिन 2 मंथ्स पास कर दे उसको। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना है और प्रेसिडेंट रूल में 2 महीने है, स्टेट इमरजेंसी में 2 महीने है, तो विदिन 2 मंथ्स पास कर दे उसको। यानी जैसे ही इमरजेंसी लगाई ना, ये आपकी जो मेजोरिटी आपकी प्रेसिडेंट रूल लगाया उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए वो। सिंपल सा आपको अप्रूवल मिल जाना चाहिए विदिन 2 मंथ्स। बिल्कुल बेसिक सी बात, ये आपको क्लियरली समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कैसी भी ना। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया दोनों में। उसमें 2/3 मेजोरिटी है, यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, और ये इससे हो जाएगा और फिर ये लग जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि जैसे ही लोकसभा मिलती है उसके 2 महीने के अंदर, और लेकिन मीनवाइल राज्यसभा से ये पास हो चुका होना चाहिए। आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो उस चीज को? मान लीजिए 1 मई को राष्ट्रपति ने कोई शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी भी राज्य में। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अगर राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति ने 1 जून को लगा दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 जून को राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और मान लो उस टाइम लोकसभा नहीं है, तो लगाने के बाद 2 महीने के अंदर वो पास होना चाहिए जैसे लोकसभा मिले। मान लीजिए लोकसभा जो 15 जून को बैठ गई या 1 जुलाई को बैठ गई, तो उसके 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए वो। बिल्कुल सिंपल सी बात। बट उससे भी आगे जो चीज आती है वो ये कि आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन उस टाइम के अंदर यानी 2 महीने के अंदर, 1 जून से मान लो 2 महीने के अपन तो 1 जुलाई और 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से पहले पास हो जाना चाहिए वो, 1 अगस्त से पहले पास हो जाना चाहिए वो। लेकिन इस दौरान जुलाई जून से अगस्त के टाइम में राज्यसभा से पास होना चाहिए वो। अगर राज्यसभा ने अप्रूवल नहीं दिया उसको तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो बात को? और लोकसभा जैसी मीटिंग होती है उसके विदिन 2 मंथ्स हो जाना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना है, यहां 2 महीना है, बस बेसिकली इतना ही फर्क है ना।
बाकी ज्यादा फर्क नहीं है कुछ भी। तो एक लेवल में मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी ये चीजें ना। अब देखो इसका फर्क समझते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है कि मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसके इफेक्ट क्या आते हैं, प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके। तो देखो इफेक्ट्स क्या आएंगे। पहला इफेक्ट तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, राज्य में जो सरकार है ना, वो बर्खास्त हो जाएगी। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पूरी पूरी अबॉलिश हो जाती है, उसको खत्म कर देते हैं, पूरा बर्खास्त कर दिया जाता है उसको। तो रेजिग्नेशन हो जाता है सीएम का और सारे सारे मंत्रियों का। तो जितने भी कानून, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, जितने भी कानून बनाएंगे तो जो लेजिस्लेशन है ना वो कौन कर रहा होगा, आपका जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो आपके सेंटर कर रहा होगा, सेंटर गवर्नमेंट बना रही होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान रखना, सेंटर बनाएगा ठीक है, सेंटर अपनी यूनियन लिस्ट में बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकता है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट रूल, सेंटर में ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट एज वेल, और वो वैलिडेट है एंड दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, दे कांट बी प्रूव्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू जुडिशियल रिव्यू और एनीथिंग एल्स। सिंपल सी बात, समझ पा रहे हो उस चीज को। स्टेट लिस्ट में जो राज्य सूची है उसके अंदर भी कोई कानून आता है तो उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये दोनों हो जाते हैं, है ना। एक इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो फर्क पड़ता है वो ये ध्यान रखना कि जो ये सब पूरा स्टेट का लेजिस्लेचर खत्म होता है, यानी राज्य की विधायिका खत्म होती है। देखो तीन चीज अपन ने पढ़ी थी ना, आपको पहले बताई थी, मतलब जो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज बता रहा हूं। तीन चीज होती हैं, एक होती है आपकी लेजिस्लेचर, एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव, जो आपके तीन स्तंभ जिन्हें बोलते हो आप, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और तीसरी है आपकी जुडिशरी। तीन है ना आपके, अपन ने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो रिजाइन कर देगा, लेकिन जुडिशरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जिस किसी भी राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री तो नहीं होगा, मंत्री नहीं होंगे उसमें, लेकिन उसकी जो जुडिशियल सिस्टम है, स्टेट की जुडिशरी है, यानी कि स्टेट में जो हाई कोर्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कभी स्टेटमेंट आ जाएगा तो गलत कर देंगे अपन। स्टेट के हाई कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जुडिशरी जो है वो मेंटेन रहती है वैसी वैसी। मुख्यमंत्री बर्खास्त हो जाएंगे, मंत्री बर्खास्त हो जाएंगे सारे, एमएलए नहीं रहेगा कोई भी, लेकिन हाई कोर्ट रहेगा वहां, हाई कोर्ट अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा होगा। तो ये बेसिकली इफेक्ट पड़ते हैं उस पर, तीन चार प्रभाव जो पड़ते हैं वही सारे पड़ते हैं। और स्टेट की सारी फंड्स को या जो फाइनेंशियल जो आपके मैटर्स हैं उनमें भी सेंटर जो गवर्नमेंट है वही पूरा उनको लेजिस्लेट कर रही होती है, उस पर नियम कानून बना रही होती है या उसको हैंडल कर रही होती है अपने हिसाब से सारे मैटर्स को। सिंपल सी बात। तो ये इसके इफेक्ट हुए। अब आती है बात कि इसको हटाएंगे कैसे। मान लो इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा, राष्ट्रपति जो हैं आपके प्रेसिडेंट साहब, वो कभी भी इसको अपने आप रिवोक कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको यूनियन गवर्नमेंट बोले तो वो रिवोक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। एक ये बहुत बड़ा फर्क है। लगाने के लिए आपको दोनों से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लगाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति चाहिए। राष्ट्रीय शासन अगर किसी भी राज्य में लगाना है तो उसके लिए सहमति चाहिए पार्लियामेंट की, लेकिन हटाने के लिए प्रेसिडेंट में रिवोक एट एनी टाइम, वो अपने आप ही हटा सकता है इसको। अपने आप का मतलब वही होता है कि केंद्र सरकार बोले उसको, यूनियन कैबिनेट बोले, प्रेसिडेंट में रिवोक एनी टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें। देखो यूपीएससी सवाल यही पूछती है, वो इवन आईएएस में वो सवाल बहुत सिंपल से पूछती है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट ही दे रखे होते हैं और बच्चों को वो डीप में चीज नहीं पता होती। तो आपको समझ में आ गई, अपने आप हटा सकता है उसको, कभी भी लगा नहीं सकता अपने आप। लगाने के लिए उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होता है, लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, हटाने के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। सिंपल सी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है कैसी भी। और जब भी चाहेगा वो हटा देगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटता है, हटाते ही चुनाव होते हैं, क्योंकि नई सरकार चुनी जाएगी ना, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले सरकार नहीं थी वहां। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है अब तक जो तीनों इमरजेंसी है उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई यूज हुई है तो वो राष्ट्रपति शासन ही हुआ है। जो आपके सेकंड जो रूल है आपका प्रेसिडेंट रूल जो है इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, वही यूज हुई है सबसे ज्यादा। और सरकारें अपने हिसाब से करती रहती है इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो, इसका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये ठीक नहीं है वो सब चीजें, बट वो ठीक है जो भी है, आपके क्वेश्चन प्रोविजन ऐसे ही है। तो आपको एक लेवल पे समझ में आई।
प्रेसिडेंट रूल के अंदर फंडामेंटल राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल राइट आपके पूरे रहते हैं. देयर इज नॉट एनी इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स. देयर इज नो रिवोकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और देयर इज नो एब्रोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. बहुत सिंपल सी बात. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन. ये हुई आपकी एक लेवल पे प्रेसिडेंट वाली इमरजेंसी हो गई. अब आती है देखो थर्ड इमरजेंसी जो है आपकी, वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो थर्ड जो हुई वो आपकी हुई फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां दे रखी है आपको? आर्टिकल 360 में, 360 में. अब देखो 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका कभी भी यूज नहीं हुआ आज तक, कभी भी नहीं हुआ. 1991 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम लगा था ऐसा कि शायद जरूरत पड़े इसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की. आज तक नहीं लगी है, 0 बार है अभी तक, नॉट इवन ए सिंगल टाइम. इंडिया में नहीं लगी कभी भी. जब कभी भी राष्ट्रपति को लगे या सरकार को लगता है, राष्ट्रपति का लगने का मतलब ये सरकार को लगना, अगर यूनियन गवर्नमेंट को लगता है तो वो लगा देती है, लेकिन आज तक नहीं लगी है. तो इसलिए इसके बारे में जब यूज ही नहीं हुई तो उसके प्रोविजन सिर्फ रखे हुए हैं, कभी यूज नहीं आए कभी वो. और जो चीज यूज नहीं हुई उसके बारे में उसके इंप्लीकेशन उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता या नहीं पता, आज तक ना सवाल नहीं आया कभी भी. रही बात 1991 वाले की, तो उसमें उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे. आपको बताता हूं थोड़ा सा अपन आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 रिफॉर्म थे. वो तीनों रिफॉर्म आ गए थे उसके बाद. और उस टाइम आपके जो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव जो है आपके, उनकी सरकार हुआ करती थी, वो केंद्रीय मंत्री थे. और पीवी नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म्स ले आए थे वो. उसके बाद वो चीजें बदल गई, यानी हमारा जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको खोल दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ अच्छे खासे लेवल पे और बड़ी बड़ी कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट किया और एफडीआई ठीक ठाक हुआ इंडिया में और वापस हम उभर गए थे. उसका क्या कारण था वो कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की. लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी, उसका कोई यूज नहीं आता कभी भी और सवाल नहीं आता कभी भी. फाइनेंशियल इमरजेंसी से कभी भी आज तक सवाल नहीं पूछा गया, सिंपल सा. और इसके भी लगाने के और उसके वो रीजन वही है, सेम चीज कि पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, दोनों से 2 महीने के भीतर अप्रूवल चाहिए और हटाने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. सेम चीजें हैं जो आपकी प्रेसिडेंट रूल वाली हैं, बिल्कुल सेम चीज. तो आपको एक लेवल पे जो चीज समझ में आई वो ये कि अब अपन आपको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. देखो इमरजेंसी की, ये हुई आपकी नेशनल इमरजेंसी, है ना, क्योंकि सवाल जो आएगा वो इनसे ही आएगा, इन दोनों से, इनसे ही आता है हमेशा. ये नेशनल हुई, ये हुई आपकी स्टेट इमरजेंसी. इसको लगाने के लिए आपको चाहिए 2/3 मेजोरिटी, है ना, अपन ने भी पढ़ा था. इसको लगाने के लिए आपको, स्टेट बोल रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट रूल है ना, इसके लिए चाहिए आपको सिंपल मेजोरिटी. लगाने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए. यहां इसको हटाने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए. ये तो है इसको लगाने के लिए फॉर इम्पोज, और यहां है इसके रिपील के लिए. रिपील के लिए चाहिए आपको सिंपल. यहां कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको, बिना मेजोरिटी के, बिना लोकसभा राज्यसभा डायरेक्टली पास होता है, ये सिंपल सी बात. इसमें जो है आपके पीएम और कैबिनेट रहती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनी रहती है, यानी पीएम बर्खास्त नहीं होता यहां पे और ना ही कैबिनेट बर्खास्त होती है, वो बने रहते हैं, वो रहते हैं. बट यहां जो है वो बर्खास्त हो जाता है, यानी यहां पे सीएम जो है वो भी बर्खास्त हो जाएगा और आपका कैबिनेट भी, यानी आपकी जो कैबिनेट थी वो भी बर्खास्त हो जाती है. और इसमें जो है आपका सेंटर पूरा संभाल रहा होता है. तो अपन ने कंपैरेटिव पढ़ के देखा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिकोड किया गया है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल चीजें, इसीलिए आपको एकदम बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं चीजें वो जो है. तो आपको एक एक चीज पूरी डीप में समझ में आ गई अपने को. प्रेसिडेंट रूल एज वेल एज आपका नेशनल इमरजेंसी. ये 352 की बात चल रही है यहाँ पे जो चल रही है, प्लस आपने बीच बीच में आर्टिकल पढ़े ही हैं अपन ने जो लिखवाए, और ये आपका 356 की बात चल रही है. बिल्कुल बहुत सिंपल लैंग्वेज में. तो एक लेवल पे अपने को चीजें समझ में आई तीनों इमरजेंसी की, तीनों में क्या क्या दे रखा है, वो सब चीजें पूरी लगाने का, उनको हटाने का, कौन कौन से प्रोविजन है, कितनी मेजोरिटी चाहिए, कितनी मेजोरिटी हटाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें अपन ने एकदम डिकोड की हैं. बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है. और
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में, और नया कुछ भी एक और टॉपिक उठाएंगे दूसरा, और आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपको। और किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में या आपके जो भी उसमें, तो उसके बाद में अपन क्लास ले लेंगे आपके जो भी इश्यूज होंगे, आपको कुछ भी होता है। और थैंक यू फॉर विजिटिंग दी जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपना विद्या प्लस का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।